नमस्कार। तो पिछली वीडियो में अपन ने देख लिया था कि डेमन टारगेरियन ने स्टोनहेंज का किला जीत लिया है और पूरे रिवरलैंड्स की तरफ से ग्रीन्स का सफाया कर दिया है। इस साइड रिच की साइड में भी बहुत सारे हाउसेस थे जो कि रेनिरा को सपोर्ट करना स्टार्ट हो गए। इसके अलावा कोलोस वोल्डन ने तो वो शिप का ब्लॉकेज कर रखा है, उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। ट्राइकी की तरफ से कोई भी लेटर्स नहीं आए। मतलब कि एक तरीके से हर जगह ब्लैक्स डोमिनेट कर रहे थे। इस पर किंग एगोन टारगेरियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने हैंड ऑफ द किंग को बोल रहा था, लेकिन हैंड ऑफ द किंग कुछ भी नहीं कर रहा था। वो सिर्फ लेटर्स लिखता था और यूं भी नहीं था कि उसके लेटर्स कुछ काम कर रहे हो। नॉर्थ की तरफ के हाउसेस पहले ही जैक की वजह से ब्लैक्स की तरफ हो गए थे, तो वो अपनी साइड चेंज नहीं कर रहे थे। इसके अलावा इसने एसो से ट्राइकी की फ्लीट्स मंगवाई कोलोस वोल्डन के लिए, तो वो भी नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ओटो को कमज़ोर महसूस करा रही थी, यानी कि ये नहीं संभाल पा रहा है इस युद्ध को। इसीलिए किंग एगोन सेकंड टारगेरियन फुल फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और थ्रोन रूम के अंदर बैठकर ओटो को बुलाता है और उसके ऊपर जो हैंड ऑफ द किंग का जो बैज लगा हुआ होता है वो निकाल देता है। अब ओटो को हटाकर नेक्स्ट हैंड ऑफ द किंग मेकर को बनाया गया, यानी कि सर क्रिस्टन कोल को। सर क्रिस्टन कोल अब हैंड ऑफ द किंग बन चुका था। इसके काम करने का तरीका और ओटो के काम करने का तरीका दोनों का बिल्कुल ऑपोजिट था। जहाँ पर ओटो शांति से बस सेना इकट्ठी कर रहा था और लॉर्ड्स का सपोर्ट ले रहा था, क्रिस्टन कोल किंग एगोन से बोलता है, हम इन फालतू चीज़ों के अंदर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आप हमारे राजा हैं, कोई भिखारी नहीं जो हर एक लॉर्ड को लेटर लिख लिख के उनका सपोर्ट मांगेंगे। वेस्ट्रोस और टारगेरियन के जितने भी कस्टम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप ही फर्स्ट बोर्न लड़के हैं, तो आप ही को आयरन थ्रोन मिलना चाहिए। और जो कोई भी इस बात से मना करता है या रेनिरा की साइड लेता है वो एक गद्दार होगा और गद्दारों को सजा दिलवाना मेरा काम है। अब क्रिस्टन कोल के काम करने का तरीका ओटो हाईटावर के काम से बिल्कुल ऑपोजिट था। ओटो ने यहाँ पर किंग्स लैंडिंग के कोर्ट में जो भी सारे छोटे मोटे लॉर्ड्स थे बोल रहे थे कि हम रेनिरा की साइड में, उन सबको जेल में डाल रखा था। पर ये क्रिस्टन कोल के हाथ में जैसे ही पावर आती है और हैंड ऑफ द किंग बनता है, ये उन सब जेल में पड़े हुए लोगों को एक एक करके बाहर बुलाता है। यहाँ पर बाहर बुलाने के बाद में ये उन लॉर्ड्स को ऑफर देता है, या तो किंग एगोन सेकंड के सामने झुको, वरना अभी के अभी हम तुम्हें मार देंगे। लॉर्ड बटरवेल, लॉर्ड स्टॉकवर्थ, लॉर्ड रॉबसे, ये तीनों तो अपनी साइड चेंज कर लेते हैं। इनके अलावा कुछ और भी लॉर्ड्स होते जो पहले रेनिरा की साइड में थे और बोल रहे थे कि हम तो जेल में डाल दो, बोली रेनिरा की साइड ही रहेंगे। लेकिन अब जब मौत का खतरा आया तो अब इन्होंने अपनी साइड चेंज कर ली। लेकिन थोड़े बहुत लॉर्ड्स ऐसे भी होते जो अपनी साइड्स नहीं चेंज करते। इसमें लॉर्ड केसर और लेडी फेल भी होती है, जिन दोनों को तुमने शो के अंदर देखा है। अब ये साइड नहीं चेंज करने वालों की गर्दनें क्रिस्टन कोल की परमिशन से उड़ा दी जाती है। अब यहाँ पर मरने वाले केवल लॉर्ड्स ही नहीं थे, इनके अलावा 8 और नाइट्स भी थे और 2 सर्वेंट्स, जिन्होंने भी बोला था कि हम रेनिरा की साइड ही रहेंगे, भले हमें मार दो। तो इन सब मरे हुए लोगों की अगले दिन गर्दनें ले जाकर सिटी वॉच की गेट्स के ऊपर लगा दी जाती है, जिससे कि पूरे किंग्स लैंडिंग को पता चले कि अगर तुम एगोन सेकंड के सामने गर्दन उठाओगे तो फिर क्या होगा। किंग एगोन सेकंड टारगेरियन को ऐसा ही हैंड ऑफ द किंग चाहिए था, क्रिस्टन कोल के जैसा, जो कि बिल्कुल एक्शन में हो और हर चीज़ को एग्रेसिवली ले। किंग एगोन का जो लड़का जेहरस, जिसको रेड और चीज़ ने मिलकर मार डाला, उसके मरने का दुख और गुस्सा अभी तक एगोन के मन से नहीं मिटा था। इसने हैंड ऑफ द किंग क्रिस्टन कोल से कहा, मुझे भी इस चीज़ का बदला लेना है। मैं अपने सारे ड्रैगन राइडर्स को लेकर ड्रैगन स्टोन जाऊंगा और वहाँ पर अचानक से हमला कर दूंगा। रेनिरा और उसके जितने भी बच्चे वहाँ पर मिलेंगे, या तो उन सबको मार दिया जाएगा या फिर उन सबको सीज कर दिया जाएगा। लेकिन किंग एगोन सेकंड के इस फैसले को हर कोई मना कर देता है और पूरी की पूरी ग्रीन काउंसिल इस अटैक के लिए बिल्कुल मना कर देती है, खुद एमंड भी, क्योंकि इस चीज़ में किंग एगोन के मरने का भी खतरा था और ब्लैक्स के पास में ज़्यादा ड्रैगन्स है, तो उनको ऐसे नहीं हराया जा सकता। लेकिन सर क्रिस्टन कोल के पास में कुछ अलग ही आइडिया था। वह बोला, रेनिरा ने जितना गंदा और ख़राब तरीका यूज़ किया प्रिंस जेरस को मरवाने के लिए, हम भी वैसे ही तरीका इस्तेमाल करेंगे और हमारा एक किलर ड्रैगन स्टोन जाएगा और वहाँ पर इस चीज़ का बदला लेके आएगा। अभी किलर कौन था जो वहाँ पर जाएगा और चोरी छिपे मार के आएगा? इसके लिए सर क्रिस्टन कोल ने अपने किंग्स गार्ड के भाई यानी कि सर एरिक क्रीगेल को इस काम के लिए चूज़ किया। सर एरिक क्रीगेल को इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि जब किंग विसेस के टाइम पर यही किंग्स गार्ड वहाँ पर ड्रैगन स्टोन रहता था, तो इसको भी बिल्कुल वहाँ की सारी जगह चीज़ें सब अच्छे से ध्यान थी कि कौन सा रास्ता किस साइड है, कहाँ पर रॉयल चैम्बर्स है वगैरह सब।
अब वहाँ पर ड्रैगनस्टोन जाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि बड़े शिप्स के अंदर जाता तो फिर कोलस वुल्वरन इसके ऊपर अटैक कर देता और बड़े शिप्स को तो वो पास होने ही नहीं देता, लेकिन छोटे मछली मारने वाले शिप्स के थ्रू ये जा सकता था। तो ग्रीन काउंसिल का यही डिसाइड हुआ कि सर एरिक क्रिगेल को मछुआरे के भेष में एक छोटी सी नाव देकर ड्रैगनस्टोन भेज देंगे। वहाँ पर ड्रैगनस्टोन के आसपास के छोटे मोटे मछुआरों के गांव के अंदर ही उतर जाएगा और वहाँ से ड्रैगनस्टोन की किले के अंदर आसानी से चला जाएगा। इसको कोई बीच में रोकेगा भी नहीं, क्योंकि तब तक ये वापस अपने वाइट क्लॉक यानी कि किंग्स गार्ड वाले कपड़े पहन लेगा, तो सबको लगेगा कि ये तो ईरेक ही है, जो कि पहले ही रेनिरा की साइड में। तो इस तरह हमारा एरेक ईरेक बनकर ठेठ रेनिरा के चैम्बर्स में चला जाएगा और वहाँ पर जो इनका टारगेट होगा उसको ये मार देगा। अब ग्रीन्स ने सर एरेक के साथ में किसी और को भेजने का बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि कोई और जाएगा तो फिर शक हो जाएगा कि ये तो एरेक आ गया है, ईरेक नहीं है इसलिए। और ऐसे ये ईरेक बन के गया तो ड्रैगनस्टोन के गार्ड्स होते वो भी इसको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों भाई बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं। तो ग्रीन्स का यही प्लान था कि इसको अकेले को वापस भेजना है। कहा जाता है सर एरिक क्रिगेल खुद इस मिशन से नाराज़ था, उसको कुछ खास पसंद नहीं आया मिशन, क्योंकि उसका मानना था वो एक किंग्स गार्ड है, अच्छा खासा फाइटर, वो इस तरह किसी को भी छिपके मारेगा तो फिर उसके फाइटर होने का क्या मतलब। और ये तो एक शर्म की बात है कि चोरी छिपी किसी को मारना। इसीलिए अपने मिशन पर जाने से एक रात पहले वो रेड कीप के सेप्ट के अंदर आता है और वहाँ पर एक भगवान होते हैं जिनका नाम होता है मदर। उनके सामने वो माफ़ी मांगता है और बोलता है मुझे किंग्स गार्ड के लॉर्ड कमांडर यानी कि सर क्रिस्टन कोल और किंग एगोन की बात माननी पड़ेगी, ये मेरा कर्तव्य है। अगले दिन ये एक छोटी सी नाव लेकर नॉर्मल फिश पकड़ने वाले लोगों के कपड़े पहनकर ड्रैगनस्टोन की तरफ रवाना हो जाता है। इसके पास में थोड़ा बहुत मछुआरों वाला सामान भी होता है और कुछ एक नमक की बोरियां भी होती है, जिनको ये बोल सकता है कि मैं वहाँ पर ले जाकर बेचने वाला हूँ। अब सर एरिक क्रिगेल का मिशन क्या था, यानी कि ये किसको मारने जाने वाला था? तो कुछ के अकॉर्डिंग तो ये रेनिरा को मारने वाला था, जिससे कि सारे के सारे रेबेलियन ही ख़त्म हो जाते और ये सारी जो फाइट शुरू हुई है वही पूरी ख़त्म हो जाती। लेकिन मशरूम के अकॉर्डिंग किंग एगोन सेकेंड ने इसको जाते वक्त इसके कान में कहा था कि तुम रेनिरा के उन बास्टर्ड लड़कों को ही मारना, क्योंकि उनसे उसको बहुत ज़्यादा प्यार है और जेहरस के मौत का बदला तभी पूरा होगा जब जेकेरस और जोफ्री दोनों मर जाएंगे। नॉर्मल मछुआरा बनकर सर एरिक क्रिगेल बिना किसी मुसीबत के ड्रैगनस्टोन पहुंच जाता है और यहाँ पर एक मछुआरों के गांव के अंदर ये रुकता है। वहाँ पर कुछ देर रहने के बाद में ये किंग्स गार्ड के कपड़े यानी कि वाइट क्लोक और अपना आर्मर पहन लेता है और ड्रैगनस्टोन के किले की तरफ जाता है। वैसे तो ड्रैगनस्टोन के किले की तरफ ब्लैक्स ने काफ़ी सारे गार्ड्स लगा रखे थे, लेकिन इसको सब ईरेक समझ जाते और समझना भी चाहिए, क्योंकि दोनों भाई बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं। तो इसको कोई भी गार्ड वगैरह नहीं रोकता है और चुपचाप ये ड्रैगनस्टोन के किले के बहुत अंदर चला जाता है। अब इसको रास्ता वगैरह तो सब पहले से अच्छे से पता होता ही है, तो ये चुपचाप ईरेक बनकर रेनिरा और उसके बच्चों के चैम्बर्स यानी कि रॉयल चैम्बर्स की तरफ जाता है। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसा कि क्रिस्टन कोल ने प्लान किया था। कोई भी गार्ड, कोई भी इसके ऊपर शक नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। रॉयल चैम्बर्स में पहुँचने से पहले वहाँ से थोड़ी सी दूर इसका आमना सामना हो जाता है अपने ही ट्विन ब्रदर एरिक क्रिगेल के साथ में। दोनों ही एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। एरिक को अपना मिशन पूरा करना होता है जैसे कि उसका कर्तव्य है, और दूसरी तरफ ईरेक जो कि रेनिरा की साइड में और इसका स्वॉन प्रोटेक्टर है, तो फिर इसको डिफेंड करना है। सर एरिक क्रिगेल इस एरिक को बोलते आई लव यू ब्रदर और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। सर एरिक भी लव यू टू बोलकर अपनी तलवार निकाल लेता है और इसके बाद में क्या होने वाला है इन दोनों को पता था। हिस्ट्री में कुछ अकाउंट्स बने जिनके अकॉर्डिंग इन दोनों भाइयों की लड़ाई लगभग 1 घंटे तक चली और इनके जब स्टील के ऊपर स्टील टकराई यानी कि तलवारें आपस में टकराई, उसके आवाज़ से यहाँ के आसपास ही रॉयल चैम्बर्स थे और जो गार्ड्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। लेकिन हर कोई हेल्पलेसली इनकी फाइट देख रहा था। वैसे गार्ड्स तो सारे ब्लैक्स के ही थे, तो उनको ईरेक की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इनमें से एरिक कौन सा है और ईरेक कौन सा है कोई भी नहीं बता सकता। इसीलिए कोई भी इस कॉम्बैक्ट के बीच में नहीं पड़ता है और ये भाई एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कुछ देर के बाद में इन दोनों को बहुत भारी घाव लग जाते हैं और उसके बाद में एक साथ में मर जाते हैं। अब यहाँ पर तुम इनकी फाइट देखो तो बाली सुग्रीव वाली हो गई, कोई भी नहीं बता सकता है कि कौन सा कौन है। और इस तरह एरिक और ईरेक यहाँ पर मर जाते हैं। अब मशरूम के पास में हमेशा की तरह एक अलग ही कहानी होती है। वो बोलता है इन दोनों की फ़ाइट कोई 1 घंटे तक नहीं चली, इनकी फ़ाइट काफ़ी छोटी, कड़क और बहुत स्ट्रॉन्ग थी।
और जो हिस्ट्री में कहा जाता है कि इन दोनों ने आई लव यू ब्रदर का, वो भी ऐसा कुछ नहीं था। इन दोनों भाइयों में कोई प्रेम ही नहीं था, बस ये अपनी अपनी साइड के लिए लड़ रहे थे। मशरूम के अकॉर्डिंग सर इरेक सीढ़ियों से थोड़ा सा ऊपर की साइड में होता है और जो इरेक मिशन पूरा करने आया ये नीचे की साइड में होता है। तो इरेक ऊपर से कूदता है इसके ऊपर और अपने तलवार के प्रहार से इसका हाथ काट डालता है, लेकिन इरेक भी अपना डेगर निकालता है और इरेक के पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसके पेट में भी एक मॉर्टल घाव हो जाता है। अब इस इरेक यानी कि रेनिरा की टीम वाले ने पहले इस इरेक का हाथ तो काट डाला है, इसके बाद में ये और प्रहार करता है इसके ऊपर और इसको पूरा मार डालता है। गार्ड्स आते उससे पहले मिशन पे आया हुआ इरेक मर जाता है और इरेक बचा हुआ होता है, लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि उसके पेट में भी बहुत तगड़ा वाला छुरा लगा हुआ है, इसलिए इसकी हालत भी बिल्कुल सही नहीं होती है। सर इरेक क्रिगल अगले 4 दिनों तक बेड पे पड़ा रहता है और उसके पेट में जो घाव था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसकी वजह से ये हमेशा चिल्लाता रहता है और अपने भाई इरेक को गालियाँ देता है। मास्टर्स कोशिश करते हैं लेकिन इसको बचा नहीं पाते हैं और इस तरह इरेक की मौत होती है। अब हिस्ट्री में ज़्यादातर स्टोरी टेलर्स, सिंगर्स, इन सब ने वो फर्स्ट वाली कहानी मानी जिसके अंदर ये 1 घंटे तक लड़ाए थे और एक दूसरे को आई लव यू ब्रदर बोला था। लेकिन मशरूम की कहानी में ये बस अपनी सेट्स के लिए लड़े थे और इनके बीच में कोई प्रेम नहीं था, और अगर होगा भी तो भी यहाँ पर नहीं दिखाया इन्होंने। अब जब ग्रीन्स के पास में ये समाचार पहुँचा कि एरेक और इरेक दोनों मर चुके ड्रैगनस्टोन के अंदर, तो उन्होंने अपना नेक्स्ट प्लान पे काम करना शुरू कर दिया। मास्टर ऑफ विस्पर्स यानी कि लैरस स्ट्रॉन्ग एक लंबी सी लिस्ट लेके आया जिसके अंदर उन सारे लॉर्ड्स के नाम लिख रखे थे जो कि रेनिरा की ब्लैक काउंसिल अटेंड करने ड्रैगनस्टोन गए थे, या फिर वो लॉर्ड्स जो जानबूझकर एगोन के कोरोनेशन पे नहीं आए और यहीं के आसपास के थे। इस लिस्ट के अंदर हाउस केल्तिगार, हाउस वलेरियन, रूट्स वगैरह बहुत सारे हाउसेस के नाम होते। अब केल्तिगार हाउस अगर तुम्हें याद हो तो ओल्ड वलेरिया से 3 हाउसेज आए थे, एक तो टारगेरियंस, दूसरा वलेरियंस और तीसरा ये केल्तिगार ही था। तो मेनली ये जो केल्तिगार्स हैं ये भी समुद्र के तट पर रहते होते हैं और इनकी जो मेन पावर होती है वो फ्लीट्स होती है। सी स्नेक के जितनी तो फ्लीट्स नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन फिर भी ये ब्लैक्स के साथ में होते हैं। अब इस लैरस स्ट्रॉन्ग की लिस्ट के अकॉर्डिंग एगोन सेकंड टारगेरियन और क्रिस्टन कोल दोनों एक एक लॉर्ड के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। केल्तिगार और हाउस वलेरियन का तो ये लोग ग्रीन्स कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उनके पास में फ्लीट्स है और फ्लीट्स के मामले में ग्रीन्स कहीं अड़ते ही नहीं है उनके। इसलिए फिर क्रिस्टन और एगोन का उन सारे लॉर्ड्स के ऊपर ध्यान जाता है जो कि रेनिरा की तरफ है और जिनकी पावर ज़मीन के ऊपर है, यानी कि उनके पास में आर्मी वगैरह है और कैसल्स है। अब किंग्स लैंडिंग में हैंड ऑफ द किंग के नेटवर्क यानी कि क्रिस्टन कोल के नेटवर्क में एक आर्मी का गठन होता है। इस आर्मी के अंदर 100 नाइट्स होते, 500 नॉर्मल सोल्जर्स होते और 1500 सेल्स वर्ड्स जिनको खरीद के लाया गया होता है। अब देख के तो तुमको लग रहा होगा कि ये 2100 लोगों की सेना है, लेकिन ये जिनके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं वो भी छोटे मोटे लॉर्ड्स ही है, उनके पास में कम सेना ही है, तो उनके लिए ये मोर देन इनफ है। अब इस आर्मी को क्रिस्टन कोल लीड करता है और लेके जाता है डुश्केंडल की तरफ हाउस डर्कलिन के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि वो रेनिरा की साइड में। रास्ते में जाते वक्त हाउस रोबसे और हाउस स्टॉकवर्थ आते हैं। अब ये दोनों हाउसेस वही हाउसेस है जिनके लॉर्ड्स को इतनी देर से पकड़ रखा था किंग्स लैंडिंग के अंदर, और इन्होंने रेनिरा की साइड ले रखी थी। लेकिन जैसे ही क्रिस्टन कोल बोलता है कि तुम हमारी साइड लो वरना हम तुम्हें मार देंगे, और वहाँ पर सबकी गर्दनें काटी भी जा रही थी, तो ये अपनी साइड चेंज कर लेते हैं और एगोन की तरफ आ जाते हैं। इसीलिए क्रिस्टन कोल की सेना जब डुश्केंडल की तरफ जा रही है तब बीच में इन दोनों हाउसेस के कैसल्स आते हैं। तो क्रिस्टन कोल बोलता है अपनी लॉयल्टी को प्रूव करो, और तुम एगोन सेकंड की तरफ हो तो सारी आर्मी को लेकर हमारी आर्मी को ज्वाइन करो। अब ये एगोन सेकंड की तरफ होते हैं तो इनको भी क्रिस्टन कोल की आर्मी को ज्वाइन करना ही पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद में क्रिस्टन कोल की आर्मी डुश्केंडल पहुंच जाती है। वहाँ का लॉर्ड होता है गुंटर डर्कलिन, जिसका चाचा स्टेफन डर्कलिन है, जिसको तुमने शो के अंदर देखा हुआ है। अब ये क्रिस्टन कोल की आर्मी का अटैक एकदम अचानक से होता है, तो ये जो डुश्केंडल होता है यहाँ के राजा को बिल्कुल संभलने का मौका ही नहीं मिलता है, और इसका जो टाउन होता है उसको क्रिस्टन कोल की आर्मी जला देती है और यहाँ के सारे शिप्स वगैरह को भी तोड़ फोड़ देती है, उनको जला देती है। थोड़ी देर बाद में क्रिस्टन कोल की आर्मी बिल्कुल भारी पड़ जाती है डुश्केंडल के थोड़े बहुत सोल्जर्स के ऊपर, और जो गुंटर डर्कलिन होता है वहाँ का लॉर्ड, उसको पकड़कर उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है। इसके बाद में वहाँ के सारे सोल्जर्स को बोला जाता है याद अपने घुटने टेको और एगोन को अपना राजा मानो, वरना तुम्हारे लॉर्ड की तरह तुम सबकी भी गर्दनें उड़ा देंगे। वहाँ के ज़्यादातर लोग एगोन के सामने झुकना पसंद करते,
और इसी को अपना राजा मान लेते हैं। अब क्राउनलैंड्स के अंदर रेनिरा का एक सपोर्टर हाउस यानी कि हाउस डर्कलिन क्रिस्टन कोल के सामने हार चुका होता है। पर क्रिस्टन कोल के मिशन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, उसकी लिस्ट में बहुत सारे नाम होते हैं। सेकेंड मिशन उसका होता है रोकेस रेस्ट के ऊपर, यानी कि यहाँ से थोड़ी सी दूर एक और जगह है जहाँ के लॉर्ड भी रेनिरा की तरफ है, तो उनके ऊपर ये अटैक करता है। थोड़े दिन क्रिस्टन कोल की आर्मी चलने के बाद में रोकेस रेस्ट पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ का लॉर्ड इतना पागल नहीं होता है, उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्रिस्टन कोल किस वजह से आ रहा है। उसका किला थोड़ा बहुत ठीक ठाक होता है, तो वो सारे अपने गेट्स वगैरह बंद कर देता है और सोल्जर्स, फैमिली सबको लेकर अंदर बंद हो जाता है। अब रोकेस रेस्ट का लॉर्ड तो भले ही अंदर बंद हो गया और क्रिस्टन कोल उसका कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन आसपास के जितने भी विलेजेस होते हैं, यहाँ की फसलें होती है, इन सब को क्रिस्टन कोल की आर्मी ख़राब करना शुरू कर देती है। फार्म्स यानी कि खेत वगैरह को आग लगा दी जाती है और वहाँ पर जितने भी शिप्स और नॉर्मल सिपाही होते हैं बाहर की साइड में, उन सबको मार दिया जाता है। अब रोकेस रेस्ट का लॉर्ड भले ही अंदर की साइड में बंद हो और उसको क्रिस्टन कोल की आर्मी से कोई खतरा नहीं हो, लेकिन ये भी जानता था कि आखिर कितने दिन तक मैं अंदर रहूँगा और बाहर की साइड मेरे ही लोगों को ये क्रिस्टन कोल की आर्मी मार रही है। तो ये यहाँ से एक रेवन भेजता है ड्रैगन स्टोन रेनिरा को, बोलता है कि मैं आपकी तरफ था, हमारी हेल्प करने पहुँचो। अब इसके बाद में तुम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखना कि रेनिरा यहाँ पे हेल्प करने आएगी या फिर नहीं आएगी। बस एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगली फाइट बहुत ही तगड़ी होने वाली है। तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वो क्या है कि मुझे विंटरफेल जाना है और पता करना है कि सच में सारा स्नो कोई कैरेक्टर है भी है या फिर नहीं है। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।